Good morning students. Today this is the class of social science chapter first the French Revolutions. आज मैं आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताऊंगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी और इसका मुख्य रीज़न क्या था। मेन रीज़न जो था वो बताने जा रहा हूँ मैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द राइज ऑफ न्यू ऑर्डर ऑफ गवर्नेंस। देखिए, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, एक मेन इवेंट्स था। इस क्रांति से पूरे विश्व पर एक अलग ही प्रभाव पड़ा था। दिस रेवोल्यूशन हैड इम्पैक्ट नॉट ओनली फ्रांस बट इन ए होल ऑफ यूरोप। इस क्रांति से ना केवल यूरोप पर असर पड़ा था बल्कि इसका प्रभाव पूरे ही संसार में इसका प्रभाव पड़ा था। द मेन रीजन ऑफ दिस रेवोल्यूशन वाज द पुअर कंडीशन ऑफ द कॉमन मैन ऑफ द फ्रांस सोसाइटी। देखिए, क्रांति, सबसे पहले हम रेवोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। रेवोल्यूशन होती क्या है? रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति। क्रांति होती क्यों है? क्रांति टू टाइप्स की होती है। एक क्रांति जो खूनी क्रांति, जिसमें रक्तपात, मार धाड़, एक दूसरे को मार। दूसरी क्रांति होती है वो प्रोग्रेस की क्रांति होती है, जैसे हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई थी। लेकिन यहाँ जो क्रांति है, ये क्रांति क्यों हुई थी? वहाँ के शासक को हटाने के लिए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। क्रांति जब भी कोई होती है उसका कोई ना कोई मेन रीज़न होता है। जैसे भारत में क्रांति हुई थी 1857 में, अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमारे देश के वासियों ने एक क्रांति की थी 1857 में, जो कि सक्सेस नहीं हो पाई थी। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं वो फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई। उसका मेन रीज़न ये था कि जो वहाँ के लोग थे, कॉमन सोसाइटी थी, जो वहाँ का एक कॉमन समाज था, उनकी स्थिति दिन पर दिन, कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा पुअर होती जा रही थी। वर अदर इम्पोर्टेंट बेस ऑफ दिस रेवोल्यूशन, यही एक मुख्य बिंदु था रेवोल्यूशन होने का। द रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुई थी? द रेवोल्यूशन स्टार्ट विद द डिमोलेशंस ऑफ द फोर्ट्रेस बास्टले ऑन 14 जुलाई 1789। तो सबसे पहले रेवोल्यूशन स्टार्टेड on 14th July 1789. दिस इज द मेन डेट। इस दिन फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई थी। इसका कितना प्रभाव पड़ा पूरे संसार पर, इसको मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। एक वहाँ किला था, बास्टली किला, वो एक मेन वहाँ की जगह थी जिसको वहाँ के लोगों ने ढा दिया था, उसको बर्बाद कर दिया था और वहाँ काफ़ी लोग मारे गए थे। और इस क्रांति का जो अंत हुआ कब हुई है? एंडेड विद डिफीट। स्टार्टेड ये हुई, एंडेड कब हुई? ऑन 18 जून 1850। डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू ऑन 18 जून 1815। देखिए, जो ये क्रांति स्टार्ट हुई थी ये 17 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुई थी और इसका जो एंड हुआ था वो 18 जून 1815 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? जो नेपोलियन का युद्ध हुआ था वाटरलू में, उसकी हार हुई थी, उसके बाद ही ये फ्रांसीसी रेवोल्यूशन का अंत हो गया था। अब फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के हम कुछ मेन पॉइंट पढ़ेंगे। द फ्रेंच सोसाइटी इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द रॉयल क्लेन ऑफ बर्बन सेट ऑन द थ्रोन ऑफ फ्रांस। देखिए, इन 1774 में लुइस 16 थे जो बर्बन
बर्बन रॉयल फैमिली के थे, और जो उस करीब फ्रांस में, मतलब फ्रांस के जो शासक थे वो लुइस 16 थे। ही वॉज मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी। उनका जो विवाह हुआ था, उनकी जो शादी हुई थी वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थे मैरी एंटोनिटी, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। लुइस 16 के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। व्हेन लुइस असेंडेड द थ्रोन द ट्रेजरी ऑफ फ्रांसिस वाज एम्प्टी, फॉलोइंग वर द रीजन ऑफ द सेम। देखिए, लुइस को जब सिंहासन से उतार दिया गया, गद्दी से उतार दिया गया, उसके बाद वहाँ का जो खजाना था, फ्रांस का जो खजाना था, वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। उसके मेन रीज़न क्या थे? देखिए, फ्रांस की क्रांति का मेन रीज़न क्या था? यही था, जब खजाना खाली हो गया तो वहाँ के लोगों के पास धन नहीं था, वहाँ के लोगों की स्थिति दिन पर दिन बैड होती चली गई, बुरी होती चली गई, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई कि लोगों को अब लगा कि अब हमें इस शासन से हमें छुटकारा मिलना चाहिए, तो उन्होंने इसके खिलाफ क्रांति शुरू कर दी। इसके मेन रीज़न क्या थे? सबसे पहले देखो क्या था, फाइनेंशियली रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस हैड बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू द लॉन्ग ड्रॉन वार्स। देखिए, पहले के टाइम में जो देश थे, कंट्रीज़ थे, वो अधिकतर युद्ध में बिजी रहती थी। अब फ्रांस में भी इस तरह ही काफ़ी नुकसान हुआ, फाइनेंशियली आर्थिक रूप से काफ़ी उसे नुकसान झेलना पड़ा। वो काफ़ी युद्ध में संलग्न था, जिस कारण से वहाँ की स्थिति थोड़ी दिन पे दिन खराब होती चली गई। सेकंड ये था, ड्यूरिंग द रूल ऑफ लुइस 16 फ्रांस हेल्प 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका टू गेट फ्रीडम फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी। अब जब लुइस 16 का उस समय जब शासन था तो फ्रांस ने हेल्प की थी 13 कॉलोनीज़ ऑफ अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ थी, 13 कॉलोनीज़ थी, उनको आज़ादी दिलाने में उसने उनकी काफ़ी सहायता की थी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वार फ्रांसिस हैड अर्न ए डेप्ट ऑफ 1 बिलियन लीवर्स, जिस कारण से फ्रांस को लगभग 1 बिलियन लीवर्स का कर्ज उठाना पड़ा, यानी उस पर कर्ज हो गया। वाइल द कंट्री वाज ऑलरेडी अंडर ए डेप्ट ऑफ 2 बिलियन लीवर्स मीन्स वहाँ की जो जैसे यहाँ रुपया चलता है वहाँ लीवर चलता है, तो लगभग 2 बिलियन लीवर्स का उनके ऊपर कर्ज हो चुका था। एक रीज़न ये भी है। द लीडर्स बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट। जो वहाँ के लीडर्स थे, बिगेन टू चार्ज, उन्होंने 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया फ्रेंच गवर्नमेंट से। कहाँ के लीडर? उन जो देशों के जो लीडर थे जिनसे उसने कर्ज लिया था, जिन देशों से उसने कर्ज लिया था, उन देशों ने फ्रांस की जो सरकार है उससे लगभग 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, जिस कारण क्या हुआ, एज ए रिजल्ट द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू स्पेंड ए लार्ज पार्ट ऑफ द बजट फॉर पेइंग ऑफ द डेप्ट। जिस कारण से क्या हुआ, उन्हें फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट थी उन्हें मजबूरन बहुत ज़्यादा अपना बजट का हिस्सा, जो उनका बजट होता है हर साल जो बजट पेश किया जाता है, वो उसमें अधिकतर जो पैसा था वो कर्ज चुकाने में चला जाता था। दिस वाज एन एडिशन टू द रूटीन एक्सपेंस ऑफ द गवर्नेंस। देयर वाज नो वे टू ऑफ दिस सिचुएशन, देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब देखिए, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जनता से ही ने वसूल करना था। जब गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज हो गया, कर्ज होने के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अब इस कर्ज से कैसे छुटकारा मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया, जो आम जनता थी उन पर कर्ज, उनके ऊपर टैक्स लागू कर दिया। तो आप देख लीजिए, अभी हाल का टाइम देख लीजिए कि जब भी कोई विपदा आती है, जैसे भी हमारे देश में कोरोना महामारी चल रही है, इसमें लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, सरकार को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा, काफ़ी महीने तक लॉकडाउन रहा, जिस कारण से सरकार के पास जो पैसा आना था वो पैसा नहीं आ पाया। तो अब सरकार कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ा रही है। आपने देखा होगा पेट्रोल के रेट बढ़ गई है और कुछ चीज़ों पर रेट बढ़ा दिए गए, जिससे कि सरकार टैक्स वसूल कर सके और देश को आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ा सके। सेम सिचुएशन फ्रांस की भी थी। जब फ्रांस पर ज़्यादा कर्ज हो गया तो उसने
जो वहाँ की आम जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो नागरिक थे, वहाँ के जो सिटीजन थे, उनके ऊपर टैक्स अधिक से अधिक बढ़ा दिया, जिस कारण से लोगों में एक गुस्से की भावना जागृत हो गई। In the 18th century, the French society was divided into following 3 categories. 18th century में फ्रांस का जो समाज था वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। देखिए 3 कैटेगरीज कौन सी थी? देखिए जिस तरह हमारे यहाँ पर राज्य जो है, जो यहाँ की जो कंडीशन थी, जिस तरह से कास्ट में बटा हुआ था यहाँ हमारा देश पहले, वहाँ जो फ्रांसीसी जो सोसाइटी थी, समाज तो जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था, यानी कि 3 लेवल में। द फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, इसे हम थोड़ा ग्राफ के द्वारा समझेंगे। कैसे रफ कर देता हूँ मैं, ये देखिए फर्स्ट स्टेट, क्लर्जी। The second stage nobility, third state big businessman, मर्चेंट्स व्यापारी, लॉयर्स वकील, एक्सेट्रा। ये सब थर्ड स्टेज में थे। इसमें भी 3 कैटेगरीज थी। इसके बाद जो इससे नीचे आते हैं वो पीजेंट थे, किसान थे। पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट, पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट, आर्टिशियन। थर्ड स्टेज में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स। इसके बाद एक कैटेगरी इससे नीचे थी पीजेंट्स, किसान और आर्टिस्ट वगैरह जो थे, जो कुछ बनाते हैं ना लकड़ी वगैरह का, ये जो सामान बनाते हैं, शिल्पकार टाइप के जो होते हैं। इसके बाद इससे भी नीचे थे जिनकी स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब थी, वे थे हमारे स्मॉल पेजेंट। इनसे भी छोटे जो थे, जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर वाले किसान होते हैं ना, जिनके पास थोड़ी ज़मीन होती है, स्मॉल पीजेंट्स, लेबर, मजदूर वगैरह जो होते हैं, लेबर, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स जो होते हैं, नौकर वगैरह, सर्वेंट्स। देखिए ये तीनों ही वर्ग यहाँ ये टैक्स देते थे। इधर देखिए, इससे आप समझेंगे। मैंने यहाँ एक फिगर बनाई है। फर्स्ट स्टेट, जो फ्रांस का जो समाज था वो इस तरह से बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेज में क्लर्जी थे। क्लर्जी वो है जो कि
चर्च वगैरह में जो पादरी वगैरह होते हैं उन्हें इस में रखा जाता था, इस वर्ग में रखा जाता था। इनका जो स्थान था, इनकी जो समाज में, सोसाइटी में जो इनकी वैल्यू थी वो सबसे ज़्यादा थी, इन्हें सबसे ज़्यादा उच्च माना जाता था। उसके बाद आ जाते हैं नोबिलिटी में, ये सेकंड स्टेट है। सेकंड स्टेट में जो नोबिलिटी, दिस कैटेगरी कंसिस्ट टू द रिच एंड द आर्ट एरिस्टोक्रेट। इस कैटेगरी में जो अमीर आदमी होते थे और जो कुलीन वर्ग में जैसे राजा वगैरह है, जो वहाँ के शासक है, उससे रिलेटेड उनके कोई रिश्तेदार वगैरह या कोई अधिक पैसे वाला सामंती लोग जो थे, वो सब इसमें आते थे, इस कैटेगरी में आते थे, नोबल्टी में आते थे। ये इनका जो जीवन था बड़ा विलासतापूर्ण था, लग्जरी लाइफ बोलते हैं जिसे, ये लग्जरी लाइफ में जीते थे। और जो ये थर्ड स्टेट के जो लोग थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स, लेबर, लैंडलेस लेबर वगैरह जो थे, ये सब इनको टैक्स देते थे। और इनकी स्थिति जो थी, इनकी कंडीशन जो थी समाज में, वो सबसे ज़्यादा ख़राब थी थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में ये जो थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेज के जो लोग थे, इनका जो जीवन था वो बड़ा ही लग्जरियस था। ये अधिकतर अपना पैसा अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करते थे। और यह पैसा, इनके पास पैसा कहाँ से आता था? ये जो थर्ड स्टेज के जो लोग थे, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, व्यापारी, इनसे वो पैसा वसूल करते थे। इनका काम था, इनका नोबल्टी और क्लर्जी का काम था इनका खून चूसना, मीन्स कि इनसे किसी भी तरह से टैक्स वसूल करना। और इस टैक्स में, और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इतना ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया इन दो वर्गों ने कि इन लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब देख लीजिए थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फर्स्ट स्टेज है क्लर्जी। दिस कंसिस्ट ऑफ द पीपल हु कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द चर्च। इनका संबंध चर्च से होता था। द पीपल ऑफ दिस स्टेट एंजॉय सम प्रिविलेज बाय बर्थ। इनको माना जाता था कि ये जो लोग हैं ये इंजॉय करने के लिए हुए, यानी इनका जो जन्म हुआ है वो इंजॉयमेंट के लिए हुआ है। ईश्वर ने इन्हें इंजॉयमेंट के लिए यहाँ भेजा है, इसीलिए वो टीथे, जो किसानों से टीथे टैक्स का नाम दिया हुआ था, जो रिलीजियस टैक्स लेते थे। रिलीजियस टैक्स का मतलब है जो लोग चर्च में पूजा करने जाते थे, जैसे पहले यहाँ भी कर लगा रखा था, जो औरंगजेब के टाइम में भी था, जजिया कर जिसे बोलते थे। यहाँ भी लोगों से, अगर आप मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल में पूजा करने जाते हो तो वहाँ आपको टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक उसी तरह से उस समय भी चर्च में लोगों को तिथे देना पड़ता था, जो कि टैक्स के रूप में, रिलीजियस टैक्स के रूप में उनसे वसूला जाता था। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्टेट में जो आता है वो नोबल्स है। ये कैटेगरी के जो लोग थे, इसमें अमीर लोग होते थे, आर्टिस्ट, जो एरिस्टोक्रेट्स, कुलीन वर्ग के लोग होते थे। इन लोगों को दे इंजॉयड एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट, यानी जो थर्ड स्टेज से इन्हें टैक्स आता था उसी टैक्स से वो फुल इंजॉय करते थे। इसके बाद थर्ड स्टेट है, जो थर्ड स्टेट में मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें किसान वगैरह, किसान और लॉयर्स, टीचर्स, और इसमें भी तीन कैटेगरी थी। एक बड़े किसान थे, बड़े बिजनेसमैन थे, उसके बाद कुछ छोटे किसान थे, और जो सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति थी वो छोटे किसानों की, और लेबर और लैंडलेस लेबर, जिनके पास भूमि नहीं थी, और जो नौकर थे, उनकी सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति थी। यही मेन रीज़न थे। इसको आप समझ लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति का जो मेन रीज़न था, ये तीन वर्गों में जो समाज बटा हुआ था, तीन स्टेट में जो समाज बटा हुआ था, ये मेन रीज़न था फ्रांसीसी क्रांति का। इनके पास जब ये थर्ड स्टेज पर इनकी जो कंडीशन थी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा माइजरेबल हो गई, दे कैन नॉट अफोर्ड द फूड्स, दे कैन नॉट लिव सिंपल लाइफ, तो उन्होंने फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन दोनों के खिलाफ उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ है स्ट्रगल फॉर लाइफ। स्ट्रगल फॉर लाइफ, यानी जीवन के लिए संघर्ष। स्ट्रगल मीन्स क्या होता है? संघर्ष।
फॉर लाइफ यानी जीवन के लिए संघर्ष। इन कंपेरिजन टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज हाईली disproportionately in 1715 it was 23 million and increased to 28 million in 1789। देखिए धीरे धीरे फ्रांस की जो क्रांति वो थी, जनसंख्या थी वो 1753 में जो 23 मिलियन थी, जो बढ़कर 28 मिलियन हो गई 1789 में। 1715 में 23 मिलियन और 28 मिलियन कब हो गई? 1789 में। लगभग 20 से 30 40 50 50 से 60 के अबाउट 50-60 ईयर्स में उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, 28 मिलियन हो गई। डिमांड इंक्रीज़, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके साथ साथ लोगों की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ती है। डिमांड कैसी? खाने की डिमांड। भाई देखिए, आप एग्ज़ाम्पल अपने देश का ले लीजिए। अगर आप 1952 की बात करते हैं, 1952 की बात करते हैं, तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 32 या 40 करोड़ के आसपास होगी समथिंग। बट आज जो जनसंख्या वो 1 अरब 32 करोड़ से भी ऊपर है। तो जब जनसंख्या इंक्रीज़ होती है उसके साथ साथ लोगों की डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। तो इसी तरह से फ्रांस में भी 1715 में जो 23 मिलियन जनसंख्या थी वो